नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य पेपर 2 और साथ ही साथ इसके PYQ एनालिसिस में अभी हम लोग हैं। तो साथियों, और ये शिफ्ट 2 का पेपर है जो लेक्चर 2 है। इसके पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया गया है आप लोगों की डिमांड पे, और जून 2021 के पेपर को हम लोग डिटेल एनालिसिस करें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलते हैं साथियों। अब साथ ही साथ अगर आप जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज में आपको हिंदी साहित्य का डिटेल एनालिसिस मिलेगा 10 इयर्स का कंप्लीट। और साथ ही साथ अगर आप जाएंगे तो इस कोर्स में लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच जो है दिसंबर 2025 को ध्यान में रख करके मतलब आप लोगों की डिमांड पे लाया गया है, और जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट मतलब आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और साथ ही साथ अगर इसमें जाएंगे तो क्रैश कोर्स UGC नेट जो दिसंबर 2025 जो एस्पिरेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल जेआरएफ से नीचे कुछ नहीं, जिनकी सोच है वो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट मतलब 1 to 10 यूनिट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। और साथ ही साथ जो बिगनर है, जो अभी सोच ही रहे हैं कि हमें अब NTA का एग्ज़ाम देना चाहिए, नेट के एग्ज़ाम को एक करियर के रूप में रखना चाहिए, उन साथियों के लिए जो है बिगनर स्टूडेंट के लिए 0 to हीरो बैच जो नेट दिसंबर 2025 को जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम एस्पिरेंट देना चाहते हैं और लास्ट में मतलब सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम वो देंगे अब से, तो उसके लिए 0 to हीरो बैच है, इससे भी आप जाइए ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ इसके तहत आप लोग देख रहे हैं एक शुक्ल बैच जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित बुक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है, 5-6 क्वेश्चन तो दिख ही जाते थे। इस बैच को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आप यहाँ देख रहे हैं, इसे भी आप देख रहे हैं। तो चलते हैं अब आज का जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 21 से 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखिए, साथ ही साथ जवाब दीजिए। तो आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। आपको जो भी यहाँ पे आंसर बताया जाएगा कराया जाएगा वो NTA के द्वारा जो वेरीफाइड क्वेश्चन है आंसर है उससे आपको वो आंसर बताया जाएगा। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 21 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। देखिए, जानते हैं कि मुक्ति बोध की एक कविता है, लंबी कविता अंधेरे में, और ये बहुत अच्छी कविता है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को। और पूछ रहा है कि ये आपको पंक्ति दे दी गई है और पूछ रहा है कि ये कथन जो है किस आलोचक का है। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए जब भी कोई आलोचक अगर किसी कविता पे, उपन्यास पे, अगर कहानी पे अगर टिप्पणी करता है तो बिल्कुल उसके पंक्ति को आपको बिल्कुल लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। तो ये जो 21 का जो है ये नामवर सिंह जो है ऐसा मतलब पंक्ति को लिखे हैं मुक्ति बोध की जो कविता है अंधेरे में, लंबी कविता, उसके विषय में ऐसा बताए हैं। तो ये आप लोग जान गए कि 21 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि मुक्ति बोध की जो अंधेरे में कविता है, साथ ही मुक्ति बोध का एक और कविता है ब्रह्म राक्षस, ये भी आपको ध्यान पे रखेंगे। मुक्ति बोध जनरली इनको हम जानते हैं कि ऐसे लेखक है जो फैंटेसी शिल्प को मतलब आधार बना करके अपनी कविता की रचना करते हैं, ऐसा है, इसके बारे में आप ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं आज 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है, सहमति डैश 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 नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से है? आपको ये पंक्ति दे दी गई है 2 लाइन की, और इसमें से आपको जानकारी आपसे मांग कर रहा है NTA कि ये कौन सी पंक्ति किस कविता की है। तो अगर आप इस कविता वाले सीरीज को देखे होंगे यूनिट को तो आपको बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो पंक्ति है नक्सलवारी जो कविता है उसकी ये पंक्ति है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, नक्सलवारी यानी कि 22 का 2। अब चलते हैं, ये तो हम लोगों ने आंसर जाना, और इसके साथ ही साथ अब हम लोग ये जानेंगे कि नक्सलवारी के अलावा कौन कौन सी कविता जो है जो मतलब धूमिल के द्वारा लिखी गई है। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे अब हम इसके इर्द गिर्द।
ये जो पंक्ति है नक्सलवारी की है, नक्सलवारी। और ये जो पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। एक तो ये हो गई। और सेकंड जो है, और कुछ फैक्ट इसके बारे में हम अगर जानेंगे तो आप लोग, मोचीराम, ये पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। और साथ ही साथ और कुछ फैक्ट जानेंगे इसके साथ ही साथ। ये फैक्ट है मोचीराम अकाल दर्शन और नक्सलवारी, ये तीनों कविता जो है ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये बहुत VVI है, काव्य संग्रह में संकलित है। और ये संसद से सड़क तक जो काव्य संग्रह है ये 1972 का, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये सब PYQ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ये आपका PYQ है। तो इतना फैक्ट ने हम लोगों ने जाना। और रोटी और संसद, ये जो है, ये रोटी और संसद जो है ये कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1976 की काव्य संग्रह है, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह। थोड़ी सी अगर आप काव्य संग्रह, तो आप लोगों ने देखा कि नक्सलबारी, मोचीराम, अकाल दर्शन 1, 2 और 3, ये तीनों कविता जो है संसद से सड़क तक में है संकलित। और रोटी और संसद जो है ये कल सुनना मुझे काव्य संग्रह 1976 में संकलित है। ये आप लोग शॉर्ट नोट साथ ही साथ बनाते चलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद है कि जब भी आप, अगर एनटी आपसे पूछेगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अब आज का 23 क्वेश्चन कह रहा है, असाध्य वीणा अज्ञेय की किस कविता संग्रह में। देखिए कि कविता संग्रह कितना इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह मतलब ये पूछ रहा है कि ये कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। तो 23 का जो है ये आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है। आंगन के पार द्वार कब का है ये 1961 का है। ये भी एक फैक्ट आप जानकारी रखेंगे। और अज्ञेय की अन्य कविता के बारे में अब हम लोग जानते हैं। 23 का तो हम लोगों ने जान लिया कि असाध्य वीणा जो है वो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि अज्ञेय की अन्य कविता, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, अज्ञेय की अन्य कविता, क्योंकि इनकी अन्य कविता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कविता। एक तो है बाबरा अहेरी, पूछा गया है बाबरा अहेरी 1954। और सेकंड जो है अरिओ करुणा प्रभा में, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये सब PYQ है। ये 1959 की कविता है। तो ये सब PYQ है, पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। तो ये दो, यहाँ से हमने इतने फैक्ट को कलेक्ट किया। और तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया भी गया था, लेकिन 23 का जो है असाध्य वीणा वो आंगन के पार द्वार कविता में संग्रह में संकलित है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अज्ञेय को तो जानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है अज्ञेय जी का। तो चलते हैं अब 24 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। देखिए जब भी मैं आपको कविता, कहानी, नाटक पढ़ाती हूँ तो एक बात ज़रूर बताती हूँ कि इसके पात्र कौन है, अंक कितने हैं, विषय क्या है। तो इतनी चीज़ अगर आप जानकारी आपके पास रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं से कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं 24 का जो है ये तमस उपन्यास के जो पात्र है ये नत्थू है, हयात बख्श जी भी है, रिचर्ड भी है, मिस्टर रिचर्ड भी है, और रत्तो जो है ये इसके पात्र नहीं है। यानी 24 का जो होगा आंसर वो 1 होगा। नहीं पूछा है आपसे, ये ध्यान पे रखें। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन को पढ़ें तो गौर दें कि आपके क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, तो ये चीज़ गौर करेंगे।
24 का। और तमस उपन्यास जो है, थोड़ी सी जानकारी अब इसके विषय में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तमस उपन्यास जो है ये 1973 का उपन्यास है और ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म, देखिए कि अब आप लोग को फैक्ट जो है रिपीट होना शुरू हो गया। अगर आप हमारे PYQ के सीरीज को देख रहे होंगे, प्यार दे रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको लग रहा हो कि आप फैक्ट तो मैम रिपीट हो रहा है, आपके पढ़ाए हुआ जो भी फैक्ट है आप बार बार रिपीट हो रहा है। तो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है तमस उपन्यास। ये एक सांप्रदायिक उपन्यास है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि 1900, इसका जो विषय है पहले ये आप लोग जान लीजिए। विषय जो है ये 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, आधारित है, ये ध्यान पे रखेंगे। इतना अगर आपको ध्यान पे रहेगा तो आपको क्वेश्चन कहीं से दिखेगा। यहाँ विषय से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उपन्यास का, पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान पे रखेंगे। और इसके पात्र जो है, एक तो रिचर्ड है, नथु है, हयात बख्श है और कुछ नाम है, कुछ पात्र, अन्य पात्र और भी है जो आपको मैं बताना चाहूँगी। तमस के पात्र के यहाँ पे तमस लिख करके पात्र लिख लीजिए। तमस के पात्र में आपका कौन कौन हो जाएगा? बंतो, एक याद रखेंगे, बंतो पात्र भी है। यहाँ पे रत्तो दिया है जबकि बंतो पात्र है, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। बंतो, लीजा पात्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीजा, हरनाम, जर्नैल सिंह, ये आप लोग लिख लेंगे। साथ ही साथ लिख लेंगे नथु, हयात बख्श, रिचर्ड, इसके साथ अलावा बंतो, लीजा, हरनाम सिंह, जर्नैल सिंह, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब इसके इर्द गिर्द तो हमने जानकारी जो भी था कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस तरह से आप बताइए कि पढ़ेंगे तो आप 100 क्वेश्चन में कितने फैक्ट आप कवर हो जाएंगे। आप अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपका कंप्लीट जो है एक डायरी कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल पढ़ने का यही एक तरीका है। अगर इस तरह से आप PYQ सॉल्व करते हैं 10 ईयर्स का, तो आपका 1 टाइम में JRF होगा। 1 टाइम इक्वल टू JRF। आप लिख लीजिए, कहीं पे लिख करके सामने में रख लीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पार्वती सुखदय दौलत राम छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र है। देखिए यहाँ भी पात्र पूछ रहा है, जो इम्पोर्टेंट पात्र है उसको बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। तो ये पार्वती, सुखदय और दौलत राम तो हम लोग जानते हैं कि ये देवरानी जेठानी की जो कहानी है, उपन्यास है, उसके ये पात्र हैं। तो और ये जो उपन्यास है ये 1870 का उपन्यास है और इसके लेखक जो है पंडित गौरीदत्त, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। पात्र तो आपको पता चल ही गया कि ये 4 पात्र है, इसको आप पात्र के रूप में लिख लेंगे। और इसके बारे में एक ये है विचार है कि डॉक्टर गोपाल राय का, देवरानी जेठानी का जो है उपन्यास, डॉक्टर गोपाल राय जी ने अपना विचार दिया है कि इस उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। यानी कि किसको? देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, प्रथम उपन्यास माना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। बिल्कुल लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है किसे? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को। तो चलते हैं, और अगर थोड़ी सी और जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो ये ले सकते हैं कि भागवती जो है ये श्रद्धाराम फिलौरी का ये है, इनके लेखक जो है श्रद्धाराम फिलौरी। देखिए कैसे फैक्ट को आप यहाँ से अगर कभी भी आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए। वामा शिक्षक के जो लेखक हैं ये मुंशी ईश्वरी प्रसाद है। मुंशी
ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद इसके लेखक है, वामा शिक्षक के। और रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक तो आप लोग को पता ही होगा, इसके लेखक को आप लोग कमेंट करिए। इंसा अल्लाह खां इसके लेखक है। रानी केतकी की कहानी जो है ये इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 26 क्वेश्चन कह रहा है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है। देखिए, एक तो ये आप लोग मतलब संज्ञान में रख लीजिए कि गोदान उपन्यास से क्वेश्चन एनटीए बनाता ही है, हर साल बनाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास है कि जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, शिक्षक और एस्पिरेंट, वो बिल्कुल इस उपन्यास को पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। तो आप और ये इस उपन्यास का कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपसे एक शेयर किया था कि जब भी बात प्रेम की आएगी, श्रद्धा की आएगी, छायावादी प्रेम की आएगी, तो उस प्रेम का जो जिक्र हुआ है, संवाद जो हुआ है, वो मेहता और मालती के विषय में आया है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने बताया था। तो इसमें देखिए मेहता और मालती कौन है, मालती वहाँ पे नाम जरूर आएगा, ये बात याद रखिए। जब भी प्रेम की बात आएगी, प्रेम को श्रद्धा के रूप में देखना, प्रेम को बिल्कुल छायावादी प्रेम के रूप में देखना, तो वहाँ पे मालती का जिक्र जरूर आएगा। ये ट्रिक दे रही हूँ मैं आपको कि ऐसे आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन को। यानी 26 का जो है 1, तो इतना तो आप लोग को पता ही चल गया कि। और ये गोदान उपन्यास जो है ये 1936 का उपन्यास, इसके लेखक प्रेमचंद जी है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 का 1 आंसर होगा मेहता और मालती का ये संवाद है। तो चलते हैं अब 27 क्वेश्चन कह रहा है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना। एक तो देखिए जगदीश चंद्र धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र। कि अंतः वस्तु निम्नलिखित किस विषय पर आधारित है। देखिए ये जो उपन्यास है इसका विषय पूछ रहा है, इसलिए आप जब भी कुछ नोट्स बनाएं तो उसमें 2-3 बात याद रखें। अगर उपन्यास के आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें विषय बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड कि इसका पात्र इंपॉर्टेंट जो भी होगा, मुख्य पात्र, वो आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें कुछ संवाद जो हुए हैं दो पात्रों के बीच में, तो उसको भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं 27 का जो है वो धरती धन अपना जो है, ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की आत्मकथा है, धरती धन अपना। तो ये 27 का जो होगा ये 1 आंसर होगा। पंजाब की दलित आजीवन कथा, ये आप लोग देखिए। युद्ध और प्रेम ऐसा नहीं है। वायलिन और बंदूक संगीत की युद्ध का द्वंद्व ऐसा नहीं है। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या ऐसा भी नहीं है। ये पंजाबी शरणार्थियों की समस्या का बात जो है ये अमृतसर आ गया कहानी है, उसमें ऐसा है, शरणार्थियों की समस्या का बात है। ये दलित, ये ध्यान पे रखेंगे कि धरती धन अपना जो है ये कहानी दलित कथा है, ये आप लोग ध्यान पे। अगर आपको ये भी पता होगा कि ये दलित कथा है तो आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। यानी कि 27 का जो है 1 आंसर होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन कह रहा है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है। देखिए चंपा द्वीप तो बिल्कुल हल्की क्वेश्चन, ये आकाशदीप कहानी में ये बात है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। और इसके पात्र है बुधगुप्त है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, बुधगुप्त। और ये एक प्रकार का ऐतिहासिक कहानी के साथ साथ ही वर्तमान कहानी को मतलब मिलाते हुए एक अच्छी कहानी मतलब लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये आकाशदीप जो है ये एक प्रकार का कहानी संग्रह है, इसमें कई कहानियाँ संकलित है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, कहानी संग्रह है आकाशदीप। और ये 1929 का टाइम पीरियड है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इतना तो जानकारी हमको लगता है कि आकाशदीप कहानी का बिल्कुल सही है। और आकाशदीप कहानी में एक पिता के प्रतिशोध की भी भावना है, इसमें ऐसा जिक्र किया गया है। एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ पिता के प्रतिशोध की भावना है, ऐतिहासिक कहानी को आधार बनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अब चलते हैं इसके अन्य ऑप्शन पे। तो पिता कहानी तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञान रंजन जी की कहानी है, ज्ञान रंजन। गैंग्रीन अग्गे की कहानी है, इस पे मैंने बहुत डिटेल बात किया है आप लोगों के साथ। और दुलाई वाली जो है राजेंद्र बाला घोष, जिसको बंग महिला कहते हैं, उसकी है ये, राजेंद्र बाला घोष। आपको बिल्कुल ये सभी कहानियाँ जो है
बाला घोष, बंग महिला, ये कहानी इस लेखक की है। ये सभी जो यूनिट है आपको यूनिट 7 ये लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया गया है इसी जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे। तो आप जाइए, इसे भी आप पढ़िए लाइन टू लाइन। तो चलते हैं अब 29 क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे, मैंने कितनी बार PYQ के सीरीज को आप देखे होंगे, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि ये जो है दुनिया का अनमोल रत्न जो कहानी है उस कहानी से ये लिया गया। और ये कहानी जो है ये 1908 सोजे वतन कहानी संग्रह में छपी थी, यानी प्रकाशित हुई थी कहानी संग्रह। ये ध्यान पे रखना जरूरी है। और इसमें जो विषय बनाया गया है, पहले तो 29 का हम लोगों ने देख लिया कि आंसर जो है ये पंक्ति जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, यानी कि 29 का 2 ऑप्शन है सही। और इसमें विषय जो बनाया गया ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। विषय, इसका विषय क्या है? ये जो भी बात मैं कर रही हूँ दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है कहानी, उसकी बात कर रही हूँ। इसका विषय जो है ये सांसारिक, लिख लेंगे आप साथ ही साथ, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम का, यहाँ पे देश प्रेम का विषय बनाया गया है। और 3 अनमोल रत्न की भी बात किया गया है। 3 अनमोल रत्न ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला तो पवित्र आंसू, सेकंड हो जाएगा सती की चिता की राख, और थर्ड जो है वो सिपाही, जो भारतीय सिपाही जो युद्ध में खड़े थे, सिपाही के खून का आखिरी कतरा, आखिरी कतरा। और इसके जो 2 पात्र हैं वो दिलफरेब और दिलफिराग, ये ध्यान पे रखेंगे। दिलफिगार और दिलफरेब। ये कहानी जो जनरली मतलब जो है ये उर्दू मतलब लैंग्वेज में, मतलब उर्दू शब्द का यहाँ पे बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान पे, इसके पात्र हैं, पात्र ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे, दिलफिराग और दिलफरेब। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी हम लोगों ने एक कहानी के विषय में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर लिया। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा आपसे गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो चलते हैं आज का 30 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। लक्ष्मा कोसी का घटवार कहानी का पात्र है, ये आप लोग को पता होगा। और ये तो पता ही होगा, लक्ष्मा जो कोसी का घटवार है ये कहानी तो हम लोगों ने जान लिया। और ये कहानी जो है ये कोसी का घटवार ये 1958 का टाइम पीरियड है। और इसके लेखक जो है शेखर जोशी, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये कहानी की सबसे बड़ी एक जो विशेषता है वो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। और इसके पात्र जो हैं, पात्र ये गुसाई, आप लोग नोट करते चलेंगे, गुसाई, लक्ष्मा। और इसमें जो एक स्थान का जो प्रयोग किया गया, जो आपसे कभी भी एनटीए पूछ सकता है, गुसाई, लक्ष्मा ये तो जान गए। और स्थान जो आया है इसमें हल्द्वानी, गंगनाथ।
ये 2 स्थान का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और 2 पेड़ का भी जिक्र है, पेड़, ये यहाँ पे जो पेड़ का हुआ है मीहल व दारिम, ये ध्यान पे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन आपसे आंटी पूछ ले, मीहल कौन 2 पेड़ का मतलब यहाँ पे कहानी में उपयोग हुआ है या जिक्र हुआ है। तो मीहल व दारिम, स्थान में हल्द्वानी, गंगनाथ, और पात्र है गुसाई और लक्ष्मा। तो इतना आप लोग जानेंगे। और ये कहानी जो है कोसी का घटवार, ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसके लेखक जो है शेखर जोशी। शेखर जोशी कहानी की जो एक बहुत बड़ी विशेषता इनकी कहानियों की, कि ये कहानी जनरली जो है पहाड़ी मतलब शैली को, मतलब पहाड़ी के एरिया को जो लोग है उसके विषय में उन्होंने कहानी लिखने का मतलब अच्छा प्रयास किया शेखर जोशी, क्योंकि इनका स्थान भी उसी के साइड है, मतलब जन्म स्थान है, तो बिल्कुल उसी स्थान को रखते हुए ये पहाड़ी मतलब वातावरण को रखने का कहानी में प्रयास करते हैं, ऐसा आपको देखने को। इसलिए हल्द्वानी का यहाँ पे स्थान का प्रयोग है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 31 क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। ये 2 पंक्तियाँ आपको दे दिया गया है। अंधेर नगरी के किस चरित्र के इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। देखिए ये जो पंक्ति है अंधेर नगरी में, ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा मतलब इस पंक्ति को जब पढ़ेंगे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो कह रहा है कि जहाँ ना धर्म है, ना बुद्धि है, न ही कोई नीति है, वहाँ का मतलब समाज कैसा होगा, ऐसा मतलब यहाँ पे बता, कहीं ना कहीं वो ज्ञान की बातें कर रहा है। उस मतलब राज में रहना, उस जगह मतलब वहाँ पे तो नाश ही होगा जहाँ पे चौपट राजा रहेगा, मतलब राजा के पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई ना ही कोई धर्म है, तो वहाँ का कैसा समाज रहेगा, वैसा कैसा मतलब देश होगा, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो मतलब काव्यात्मक संवाद है ये किसके मुंह से कहा, बताइए आप ही थोड़ा कॉमन सोचिए कि इस तरह का ज्ञान कौन दे सकता है। चेला तो नहीं देगा, और हम लोग जानते हैं कि गोवर्धन दास कौन था, चेला था, यानी कि शिष्य था, तो ये तो नहीं हो सकता है। फरियादी तो अपनी जान बचाने की बात किया गया है, मतलब करता है अंधेर नगरी में, तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें जो ये ज्ञान की बात है, जो वो गुरु या महंत 2 हो सकते हैं, मतलब गुरु को भी महंत भी कहते हैं। तो एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है थोड़ा सा मतलब उन्होंने सही से सेट नहीं किया, यानी कि इसका ऑप्शन जो है 1 और 4 दोनों होगा, 1 और 4 दोनों होगा। और एनटीए ने भी इसी आंसर को सही माना है कि जो जिस मतलब एस्पिरेंट ने अगर 1 मारा होगा तो उसका भी सही हुआ होगा क्वेश्चन, और किसी ने अगर 4 टिक किया होगा तो उसका भी ऑप्शन सही हुआ होगा। तो इतनी जानकारी ने आप लोगों ने ले लिया। जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आवे तो उसमें आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी लगाइए, जो अब तक आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है। और अंधेर नगरी तो हम लोग जानते हैं, थोड़ी सी इसके विषय में आप लोग जानकारी ले लीजिए। अंधेर नगरी बहुत अच्छी मतलब ये नाटक है, ये 1881 में मतलब लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके लेखक जो है ये भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये तो आप लोग को पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये एक प्रकार का नाटक है, और ये प्रहसन शैली में लिखा गया। प्रहसन शैली का मतलब कि ये एक प्रकार का व्यंग कह सकते हैं ना, मतलब हंसी कह सकते हैं, प्रहसन शैली। और इसका विषय जो है, इसका विषय है राजा की मूर्खता, राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी। अंधेर गर्दी पर व्यंग किया गया है, व्यंग किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, किया गया है। इसमें प्रमुख पात्र जो है ये महंत है, गोवर्धन दास है, राजा है, मंत्री है। तो इसको प्रहसन शैली व्यंग इसलिए किया गया है कि जब मतलब कोई चीज़ मतलब उसके राज्य में किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है, किसी की बकरी मर जाती है, तो उसके लिए उसको फांसी देने के लिए बुलाया जाता है। तो फांसी देने के लिए जब बुलाया जाता है तो फंदा जो है बड़ा बन जाता है, उसका फांसी का जो फंदा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो बड़ा हो जाने के कारण वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो इस फंदे के अकॉर्डिंग
मतलब इसमें सेट हो जाए, जिसको फांसी दिया जाएगा। बताइए कि किस तरह का मतलब यहाँ पे व्यंग है कि फंदा बड़ा हो जाने के, फांसी का फंदा के हिसाब से व्यक्ति खोज रहा है, भले वो अपराधी है या नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है। उस फंदे में जो सेट हो जाएगा उसी को फांसी दे दिया जाएगा। मतलब बताइए, इस तरह से व्यंग किया गया है भारतेंदु जी के द्वारा अंधेर नगरी में। इसलिए कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसा हम लोग ने मतलब ऐसा मतलब कहते सुन इस ऐसा पंक्ति हम लोग समाज में भी हम सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। और इसमें टोटल जो है 6 अंक है, जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। 6 अंक में 6 अंक का जो कौन कौन से है ये आप लोग कमेंट करेंगे, 6 अंक में कमेंट करेंगे। अब 32 क्वेश्चन कह रहा है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। अंधा युग तो आप लोग पढ़े हैं कि अंधा युग में जो है ये 1955 जो धर्मवीर भारती के द्वारा मतलब लिखा गया है अंधा युग। थोड़ा सा इसके विषय में, अंधा युग 1955 और धर्मवीर भारती इसके लेखक है, धर्मवीर भारती। और इसका विषय जो है वो महाभारत के युद्ध के बाद अवसान व त्रासदी का वर्णन है। मतलब ये धर्मवीर भारती जी ये कहना चाहते हैं कि युद्ध करने के बाद व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता है, समाज के पास कुछ नहीं बचता है, सब कुछ खो करके, और उसका अंत जो है बिल्कुल मतलब त्रासदीपूर्ण होता है। उन्होंने ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया है, चाहे वो ऐतिहासिक युद्ध हो या वर्तमान की युद्ध हो। आज भी देख रहे होंगे कि कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, कभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध होता है, कभी रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाटक है अंधा युग, ये कहीं ना कहीं मतलब हर वो समाज के लिए प्रासंगिक है, हर वो देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है जो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि नहीं हमें तो हर हाल में युद्ध करना है। मतलब युद्ध का एक ही मतलब युद्ध करने से एक ही चीज़ क्लियर होता है कि मतलब व्यापक स्तर पे त्रासदी होती है, जान माल की क्षति होती है, पैसे की क्षति होती है, लोग बेजान मतलब बेघर हो जाते हैं, शरणार्थियों की समस्या आती है। ये सब बात आप ध्यान पे रखेंगे। 32 का जो ये मानव भविष्य की रक्षा ये है, मतलब युयुत्सु की जो चिंता है क्या है, तो ये मानव भविष्य की रक्षा की चिंता है। तो ये 32 का जो है वो आंसर जो होगा आपका 3 होगा। अन्याय का प्रतिकार ऐसा नहीं है, पांडव पक्ष के चले जाने को लेकर पश्चाताप ऐसा भी नहीं था, शाप मुक्ति ऐसा भी नहीं था। तो मानव भविष्य की रक्षा की बात है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अंधा युग में जो है ये कुल 5 अंक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि 5 इसके कुल 5 अंक है। थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है, तो आप लोग इसे 5 अंक के बारे में आप हमें जानकारी देंगे, कमेंट करेंगे इसके अंक के बारे में कितने अंक है। तो चलते हैं अब आज का 33 क्वेश्चन कह रहा है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है। यहाँ पे ये भी देखिए कथन दे दिया, आपको पूछा है कि किसका कथन है। तो ये कथन जो है 33 का ये बाबू गुलाब राय जी का ये कथन है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल याद करेंगे इसे। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ये 2 ऑप्शन सही है हमारा। और एक चीज़ ये ध्यान पे रखेंगे कि नंद किशोर नवल और मुक्तिबोध ये दोनों जो है प्रगतिवादी आलोचक है, प्रगतिवादी आलोचक है। ये भी प्रगतिवादी आलोचक है, प्रगतिवादी आलोचक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ये बन जाए कि मुक्तिबोध सामान्यतः प्रगतिवादी आलोचक है, तो आपको पता होगा तो आप सही मानेंगे उस स्टेटमेंट को, उस पंक्ति को। तो इसके विषय में हमने जानकारी ले लिया। और
मलयज जो है ये मूलतः कवि है, मूलतः कवि है। ये भी आप लोग ध्यान पे रखें। देखिए मैंने सारे ऑप्शन पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बात किया है, ये आप लोग देखेंगे। इसी तरह अगर आप डिटेल एनालिसिस 10 ईयर्स का करते हैं तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आपका 1 से 2 टाइम्स में आपका JRF होगा। इसलिए ट्रस्ट मी कि आप इस क्लास को जुड़ें, दोस्तों से बताएं, शेयर करें, और किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, सोशल मीडिया के ग्रुप से जुड़े हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसे बिना किसी हिचक के, बिना किसी लोक लाज के इसे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन कह रहा है शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबंधित है। देखिए कल ही मैंने आप लोगों को जिक्र किया है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये 1904 की रचना है, और ये लॉर्ड कर्जन को लिखा गया है। और लॉर्ड कर्जन का जो टाइम है, पीरियड है, वो 1899 से 1904 है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन देखिए एक ही जगह है, आपका आंसर यूं ही बन गया। अगर आप हमारे शॉर्ट नोट्स को भी, अगर इसको आप शॉर्ट नोट्स लेना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपके सभी जो शॉर्ट नोट्स अभी तक जो है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहेगा। और ये भारत मित्र पत्रिका में छपी थी, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। भारत मित्र पत्रिका, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये PYQ है, ये भी PYQ था, इससे पहले भी पूछा गया था। देखिए रिपीट कितना कर रहा है। तो चलते हैं 34 का। हम लोगों ने देखा कि ये 34 का जो आंसर है वो 4 है। 35 का क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध संग्रह में है। तो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध संग्रह है ये कल्पलता, यानी कि 35 का 2, ये कल्पलता जो निबंध संग्रह है उसमें ये संकलित। देखिए कोई चीज़ का निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह जो भी है इसको आप इसको जरूर याद रखें। और कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही मतलब ये निबंध है कुटज, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो 35 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी सिक्स क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, और रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में आख्यायित किया है? आख्यायित किया है मतलब प्रसिद्ध किया है। तो राष्ट्र कवि के रूप में नहीं, भारतीय कवि के रूप में नहीं। टैगोर के बारे में तो हम जानते कि भारतीय कवि न होकर के बल्कि वो वैश्विक कवि थे, अंतर्राष्ट्रीय कवि थे, कि उन्होंने उनकी सोच जो थी, उनकी दार्शनिक विचार जो थी न केवल भारतीय बल्कि अपितु वैश्विक स्तर पे थी। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। सामासिक सांस्कृतिक कवि के रूप में नहीं, नवोत्थान कवि के रूप में, मतलब उत्थान करने वाले कवि के रूप में उन्होंने मतलब रेखांकित किया है, चर्चा किया है। 36 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब हम थोड़ी सी इसके इर्द गिर्द जानकारी आपको देना चाहेंगे ताकि आपका नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन बने यहाँ से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग अगर समय दें हमें तो मैं आपको बताना चाहूँगी। संस्कृति के 4 अध्याय, शॉर्ट नोट्स आप हमारे साथ ही बनाते चलेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक प्रकार का निबंध है, ये तो आप पहले ध्यान पे रखेंगे। और ये दिनकर जी इनके लेखक हैं, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान पे रखेंगे कि इनकी रचना के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को ये पुरस्कार मिला 1959 में, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें जो विषय बनाया गया है ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए नाम शीर्षक दिया गया टाइटल संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब संस्कृति के 4 अध्याय मतलब सांस्कृतिक इतिहास के 4 भागों में बांटकर वर्णन किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे से ये भी बनता है कि अकबर, जब जो संस्कृति का 4 अध्याय लिखा गया उसमें अकबर का जो टाइम पीरियड था,
अकबर के राज्यारोहण तक भारत की जो भाषा थी, भारत की भाषा मतलब शासकीय भाषा ये हिंदी थी। ये आप लोग ध्यान करें, यहाँ से क्वेश्चन PYQ पूछा गया है। हिंदी थी, राजकीय शासकीय भाषा जो है हिंदी हो गई थी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये रचना जो है दिनकर जी की 1946 की रचना, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। दिनकर 1946, 1959 में उसे अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और जब इनका विषय है कि संस्कृति के 4 इतिहास को, मतलब भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उन्होंने लिखने का प्रयास किया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब चलते हैं 37 क्वेश्चन। 37 कह रहा है मुर्दहिया में नन्हुकू पांडे किस कला में कुशल थे। देखिए थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब मुर्दहिया तो हम लोग जानते हैं कि ये दलित आत्मकथा है, तो दलित आत्मकथा है। और साथ ही साथ ये जो है तुलसी राम इसके लेखक हैं। और 2010 की ये रचना है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है। और इसमें ढोलक वादन होगा इसका आंसर। जो नन्हुक पांडे जो थे वो ढोलक वादन में मतलब कुशल थे, यानी कि 37 का 2, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ढोलक वादन। और एक और अगर थोड़ी सी आप हमें इजाज़त दे तो और एक फैक्ट है। एक तो तुलसी राम हो गया, मुर्दहिया, देखिए ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लिए। मुर्दहिया लिख लीजिए, तुलसी राम लिख लीजिए, रचनाकार के नाम तुलसी राम। और यहाँ पे लिख लीजिए दलित आत्मकथा, दलित आत्मकथा। और इसके 2 पार्ट है। एक तो है कि मुर्दहिया खुद है, जिसका टाइटल है, ये 2010 की रचना है। और सेकंड जो है इसका मणिकर्णिका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, मणिकर्णिका 2014। ये टाइम पीरियड भी इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए इतना फैक्ट अगर आप जानकारी रख लेते तो उम्मीद है कि आपसे आप क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा आपसे गलत नहीं होगा, हम ऐसा आशा रखते हैं आपसे। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। एक तो यूपी है, एक तो बस्ती जिला है। और उसमें भी आपको कह रहा है कि बस्ती जिला में कौन सा ऐसा गांव का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे, अगर मेरा मतलब PYQ वाला सीरीज भी अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि जमोढ़ा। माफ़ी चाहूँगी साथियों कि जमोढ़ा नहीं, वहाँ पे अमोढ़ा, एक्चुअली थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया, तो ये अमोढ़ा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, अमोढ़ा। तो 38 का जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अमोढ़ा गांव का जिक्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए ये थोड़ा सा मतलब अंडर फैक्ट पूछने का प्रयास किया गया है आप NTA के द्वारा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप हमें दे परमिशन तो मैं कुछ और फैक्ट आपको शेयर करूं। क्या भूलूं, वैसे तो मैं बहुत बार इसे बता चुकी हूं, लेकिन फिर से मैं आपको मेमोराइज करा देती हूँ। क्या याद करूं, ये एक प्रकार का आत्मकथा है, आत्मकथा, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और इनके लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अमिताभ बच्चन जी के ये पिताजी हैं, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। और ये इसके 4 खंड में ये भी विभाजित है, 4 खंड में बांटा है गया है, इसको विभाजित है। 4 खंड कौन कौन से हैं, तो एक तो है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो जिसका टाइटल बना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 का है। सेकंड जो है नीर का निर्माण फिर, लिखते चलिए आप, नीर का निर्माण फिर, ये 1970 का है। और थर्ड अगर आप कहें तो इधर मैं लिख दूं, थर्ड जो है बसेरे से दूर,
1978 है। और लास्ट जो है सबसे लास्ट 4 10 द्वार से सोपान तक 1985। देखिए सारा फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके इर्द गिर्द अगर आप यहाँ से आप क्वेश्चन इतना भी अगर आप फैक्ट जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम में आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आज का चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में थे। देखिए सरकारी हिसाब मैंने अभी आपको बताया हिंदी भाषा। देखिए हमने अब इधर जिक्र किया ऊपर, अब यहाँ क्वेश्चन बन गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो हिंदी 39 का जो है ये 4 ऑप्शन सही है। तो चलते हैं इसके ऊपर तो मैंने सारी जानकारी आपको दे ही दिया है। तो चलते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। तो किससे लिया गया है बताइए आप लोग। तो ये जो है एक लंबी कविता का अंत जो मुक्तिबोध की है उससे लिया गया है। ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। ये पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक लंबी कविता का अंत, इससे ये कथन मतलब लिया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब मुक्तिबोध का तो ये हो गया। अब मुक्तिबोध की अन्य कविता के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मुक्तिबोध की अन्य कविता, भूल गलती, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस मैंने अभी भी जिक्र किया है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, और ये तीनों कविता जो है इसकी कविता संग्रह जो है कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में छपा हुआ। ये आप याद रखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, टेढ़ा है। ये 1964। ये तीनों भूल गलती आप अंडरलाइन कर लेंगे। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये तीन जो कविता है, ये इस कविता संग्रह इसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसमें ये प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग ध्यान पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये क्लास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कुछ और डिमांड है, कुछ और आप चाहते हैं हमसे हमारे जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म से, तो बिल्कुल आप कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रहे हैं, मनोरंजक लग रहे हैं, कंटेंट वाली क्लास लग रही है, सिलेक्शन वाली क्लास लग रही है, तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से बताएं। और साथ ही साथ हमारे सभी यूनिट, सभी कोर्स को आप जाएं, इसे देखें, चेकआउट करें और पढ़ें। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और इस बार दिसंबर 2025 में अपना JRF क्लियर करें, ऐसे हम आशा रखते हैं आपसे। धन्यवाद।